प्रयास कर रही हूँ। अगर मेरे कुछ शब्द इधर उधर हो जाए तो उसको आप माफ कर दीजिएगा। हाँ, मैं रमा, मैं साहब की रामू। मुझे आना पड़ा, मुझे इसीलिए आना पड़ा कि आज मेरे ये बच्चे वही साहब के त्याग से बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर और अंतरी मंत्री संतरी सब हो गए, मगर साइकिल से गाड़ी और गाड़ी से चार चक्की गाड़ी पे आ गए। मगर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके तरफ हमारा ध्यान नहीं। अरे अरे, खुद के अहंकार के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए सब अपने अपने नाम के लिए जी रहे हैं। अगर बाबा साहब भी चाहते कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं सिर्फ अपने घर के लिए जीऊंगा, तो क्या आप बड़े बड़े डॉक्टर, प्राध्यापक, इंजीनियर्स हो पाते? और इसीलिए मुझे आज आपके सामने आना पड़ा। आज परिवर्तन युग है और आप भी चाहते हो कि मानवतावादी बुद्ध में भारत होना और हम राजा बनना चाहिए। तो क्या ये बड़ा, ये छोटा, ये संगठन बड़ा बराबर नहीं, उधर जाना चाहिए, ये हम जो कर रहे हैं ये क्या बराबर है? और इसीलिए मुझे आना पड़ा। और वो बाबा साहब का त्याग मुझे आज आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं भूल न जाए। तो मैं रमा, पता है मेरा जन्म रत्नागिरी जिले के दाभोड़ गांव के पास वननगांव में हुआ 7 फरवरी 1908 में। और हमारी जो झुग्गी झोपड़ियां थी वो गांव के कई दूर थी और हम 4 भाई बहन थे। बड़ी दापोली में ब्याह कर गई थी मैं, मेरे बाप गौरा और फिर शंकर। मेरे बाप का नाम भिक्खूजी धोत्रे और मेरी आई रुक्मिणी। मेरे बाबा समुंदर से बड़े टुकने में मच्छी मार्केट तक ले आते और उनके ये थोड़े छोटे मोटे पैसे से हमारा घर नहीं चलता करके हमारी आई भी गोबर की गंडे और लकड़ियां चुनकर बेचने का काम करती और हमारा ऐसा ही गुजारा हो रहा था। वो झुग्गी झोपड़ियां कैसी होगी? कोई कपड़े के बांधी हुई, कोई लकड़ियां इकट्ठे की हुई, और हमारी थोड़ी झोपड़ी सबसे थोड़ी अलग थी, मैंने निपाई पुताई वाली थी। हमारे आंगन में एक बाजू में गुलमोहर का झाड़ और एक बाजू में कड़ीलीम का झाड़ था। ऐसे दिन गए, दिन चलते गए और बाप इतना बड़ा टुकना लेकर आते थे तो उनके सीने में दर्द होने लगा। हमारी आई ने वो चिंता करना चालू की कि अगर इसके बाबा को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। और हमारी आई की तबीयत खराब होने लगी। आई ने चिंता करना चालू की और मुझे एक बार ऐसे पास में बैठा कर बोली, बेटा रामी, तू बड़ी बचपन से ही समझदार है रे। बेटा, मैं तुझे कुछ बातें बताती हूँ, ध्यान रखना इस बातों को। बेटा, कभी किसी की चुगली चहाड़ी नहीं करना,
कभी किसी की निंदा नहीं, कभी किसी की निंदा नहीं करना, कभी किसी के दुख में साथ देना और उनको कभी झूठ नहीं बोलना। बेटा, अगर झूठ बोला हुआ ज्यादा देर तक नहीं टिकता, इसीलिए हमेशा सत्य ही बोलना। और बेटा, कष्ट करने से इंसान मरता नहीं, इसीलिए हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए मेहनत जरूर करना। ऐसे ही बोलते बोलते हमारी आई चल बसी, मैं देखते ही रह गई। मुझे क्या पता था कि हमारी आई ये 4 बातें अच्छी इसलिए बता रही है कि उसको हमारे बीच में नहीं रहना था। समझता भी कैसे, मैं तो छोटी सी थी। ऐसे ही आई करके हम देखते ही रह गए। शंकर तो छोटा सा ही था। बाबा को भी चिंता होने लगी कि मैं ये बच्चों का कैसे करूंगा। मगर बात हमारी आई भी हुई और बा के साथ काम में मैं भी हाथ बटाने लगी। ऐसे ही लकड़ियां चुनने के लिए मैं जंगल की तरफ गई। बा मुझे खोजते हुए आए होंगे, रामी रामी रामी, और बाबा मुझे खोजते खोजते ठोकर लगकर कब गिर गए उनको भी पता नहीं। उनको ऐसे ही मैं पीछे आई तो मैं देखी कि मेरे बाबा गिरे हुए हैं। मैं बाबा को उठाकर घर में लाई। बाबा मुझे समझाने लगे, बेटा रामी, मुझे पता है कि तेरे ये पंखों पे ये छोटे छोटे बच्चे नहीं आ सकेंगे, मगर रामी तुझे अभी ये करना पड़ेगा। तेरे छोटे छोटे भाइयों को तुझे संभालना पड़ेगा। बेटा, ये दोनों बच्चों को तुझे कभी माँ बनकर, कभी तुझे पिता बनकर इनको प्यार देना पड़ेगा, इनको खिलाना पिलाना पड़ेगा। बा आप ऐसा क्यों बोल रहे बा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है बा ऐसा मत बोलो। बा 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 ऐसे करते करते हमारे बाप भी चल दिए। पता है तब मैं कितने साल की थी? मैं 6 साल की थी, मात्र 6 साल। और फिर तार करने के बाद चाचा जी और मामा मुंबई से हमारे गांव आए। फिर उन्होंने निर्णय ले लिया कि अभी ये बच्चों को यहाँ नहीं रखते। मैं विचार में आ गई कि यहाँ सब आई बाबा की यादें हैं। मेरे आई बाबा की यादें मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, पर मैं करती भी क्या? मुझे काका और मामा के साथ मुंबई आना पड़ा। गांव की तरफ देखते देखते गांव छोड़ना पड़ा।
हम तीनों भाइयों का अच्छे से जतन किया, मगर हमको भी उनको खुश रखना पड़ा। अभी 9 साल की हुई करके चाचा और मामा को चिंता होने लगी, क्योंकि तब लड़कियों की शादी 5-6 साल में हो जाती थी। 9 साल की हुई करके मैंने ऐसे ही सुनी कि कोई विद्वान पढ़ा लिखा लड़का और उसके पिताजी सूबेदार थे मिलिट्री में, वो देखने आ रहे। मेरा मन थोड़ा सा हिल सा गया और मुझे चाय लेकर भेजा गया। मैं रामजी सूबेदार के सामने चाय दी। उन्होंने बोले, बेटा नाम क्या है? मैं डर से गई और बोली, रमा। रमा जाओ बोले करके मुझे अंदर भेजे। और कुछ ही दिनों में उन्होंने निरोप भेजा कि हम बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। सोचिए कि वो समाज में पढ़ा लिखा एक ही लड़का और मैं अनपढ़ गवार। इसीलिए आजू बाजू के लोग आपस में चर्चा करने लगे, अरे ये लड़की तो पढ़ी भी नहीं है, मगर बिना माँ बाप की है बेचारी, अच्छा भी हुआ, पर विद्वान पति के साथ ये रह सकेगी क्या? ये कैसा करेगी? और कितनी बातें लोग बनाने लगे। पर मैं मन में तो बड़ी खुश होने लगी कि कैसे मैं भाग्य की भागीरथी हूँ, क्योंकि मेरे आई बाबा बोल रहे थे कि मैं भाग्य की भागीरथी हूँ। और तब मुझे समझा कि मैं विद्वान पति की पत्नी बनने वाली हूँ, इसीलिए मैं भाग्य की भागीरथी। और फिर हमारी शादी फिक्स हो गई। भाईखेड़ा के मच्छी मार्केट में एक ओटे पे वो लोग और एक ओटे पे हम और वो बदबू मच्छी मार्केट की। और मार्केट भी अभी भरने वाला था, सभी लोग हड़बड़ी कर रहे थे। मेरा भी मन ऐसा लग रहा था कि मैं साहब की रमा कब होती हूँ। खुशी से मेरा मन उछल उठा था और आ गया वो समय। मेरे हाथ में 2-4 फूलों की माला, उनके हाथ में 2-4 फूलों की माला और डाल दी, माला डाल दी और हो गई साहब की रमा। साहब की रमा। मैं भाईखेड़ा से परड़ की डबक चाल में आ गई। अभी मैं वननकर से अंबेडकर हो गई, रामजी सूबेदार की बहू। और अच्छा की, इसीलिए मेरा अच्छा हुआ। ऐसे आई का बातें मुझे याद आने लगी। ऐसे इधर से चल के उधर और उधर से चल के इधर काम करने लगी। हमारे घर में मेरी बड़ी जाऊबाई, आनंद भाऊजी, मामन जी, मीरा आत्या और इनकी आई जीजाबाई। हमारे घर में इतने लोग थे। मामन जी बोले, रमा अरे इतना भाग मत बेटा, पैर को चक्की लगे जैसे, अरे गिर जाएगी। मैं बोली, मामन जी मैं मेरे प्यार से सारे घर को प्यार भरा उल्लासित करना चाहती हूँ। मामन जी मैं सबको सुख देना चाहती हूँ। मैं कभी कोई दुखी नहीं रहे,
इसका प्रयास हमेशा करूंगी। मामन जी बोले बेटा, इसीलिए ही मैं भीमा के लिए तुझे चुना हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। जाऊबाई भी मुझे थोड़ा सा हंसते हुए बोली, वाह वाह, नवऱ्याची तर मोठी तारीफ करते। मैं बोली, जाऊबाई, आपके भौजी की भी फनस के जैसे है, बाहर से कांटे दिखते हैं और अंदर से ऐसा मऊ सा घर। जाऊबाई भी हंसने लगे। दिन जाते गए और मुझे साहब ऐसे ही एक बार बुलाए, रमा, ए रामू। मैं बोली, क्या है साहब? बोले, रामू चल पार्टी और वो पेंसिल निकाल, मैं तुझे पढ़ना लिखना सिखाता हूँ। साहब, मैं काय के लिए पढ़ूं? आप इतना जो पढ़े। ए रामू, तुझे पढ़ना पड़ेगा, तुझे पता नहीं आगे वो कितने काम आने वाला है। साहब ने, रामू, जैसे ज्योतिराव साहब ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाई, वैसे तुमको पढ़ना पड़ेगा। साहब, सावित्रीबाई फुले पढ़े तो बस हुआ, रामू पढ़ना पड़ेगा माने पढ़ना पड़ेगा। और मैं साहब के सामने बैठकर पढ़ने लगी। मैं पढ़ना लिखना जान गई और 1912 आ गया। 1912 में ये बीए पास हो गए और हमको बच्चा भी हुआ। अभी बच्चा हुआ करके सबको खुशी हुई। मामन जी को लगा मैं नाम रखूंगा, मेरा हत्या को लगा मैं नाम रखूंगा, और मगर इन्होंने तो मुझे एकांत में बुला लिए। रामू, मैं जो नाम बताऊंगा वही रखना पड़ेगा। मगर कैसे करते हो? सभी को खुशी है, मैं जो बोलता हूँ वही नाम। क्या नाम रखना है साहब? साहब बोले, यशवंत। महात्मा फुले और रमाई फुले का दत्तक पुत्र का नाम था और मैं वही याद दिलाने के लिए अपने बेटे का नाम यशवंत रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं समझा लूंगी साहब सबको, और हमारे बेटे का नाम यशवंत। अभी साहब को ऐसे लगा कि मैं बीए हुआ हूँ, घर संसार कैसे चलेगा, इसीलिए बड़े जिद से वो बड़ौदा नौकरी के लिए निकल गए। मामन जी चाहते थे कि इन्होंने नहीं जाना चाहिए, बहुत पढ़ना लिखना चाहिए, पर ये सुने नहीं। और मामन जी ने वो बात दिल पे ले ली। नहीं रे भीमा, नको जाओ, मत जाओ करके बोलने के बाद भी ये चले गए। और फिर मामन जी भी अपनी मन पे लेने के बाद उनको चिंता सताने लगी, और वो मुझे भी उनका कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। मामन जी को मैं बुद्ध चरित्र पढ़कर दिखा रही थी, उनकी सेवा में जुड़ गई, मामन जी के साथ अच्छी अच्छी बातें करने लगी। मामन जी मुझे बोले, बेटा, मुझे पता है तू पढ़ लिख ली, मगर तू इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि तुझे घर संसार में व्यस्त होना पड़ा। रहने दो मामन जी, मैं इतना कि मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, पर मामन जी आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। नहीं बेटा, अभी मैं ज्यादा देर नहीं रह सकता, तू तार कर ले। मुझे भीमा के साथ थोड़ा सा बात करनी थी। मामन जी देखिए, मेरे आई बाबा भी नहीं है और आप मेरे समय पे आई और बाबा हुए, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। ये भी नहीं आ रहे, तार तो भेजी हूँ, कब आएंगे? साहब जल्दी आओ, आपकी तरफ मामन जी की आंखें लगी हुई है। साहब 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 आ गए,
साहब देखो, देखो ना मामन जी कैसे कर। साहब साहब देखो, देखो आप ही देखो। मामन जी, मामन जी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मामन जी नहीं, मामन जी मैं आपको जाने नहीं। मामन जी, मामन जी, मामन जी, मामन जी, आपने तो मुझे बताया मामन जी। सूर्य पर आपका साथ चलिए था मामन जी, आपका साथ मुझे जरूरी था। आओ साहब, रोना नहीं साहब। पता है मामन जी ने क्या बताया? मामन जी बोले कि आपको बहुत पढ़ना है, ये समाज के लिए आपको पढ़कर उनको उनको ये नई दिशा, ये सूरज दिखाना है। आप साहब, आप ऐसे रोते नहीं रहना। और 13 फरवरी को 1913 में मामन जी जाने के बाद जुलाई 13 में इनको अमेरिका जाने के लिए तैयार होना पड़ा। ऐसे लगा कि इनको नहीं जाने देना चाहिए, पर मामन जी को मैं वादा दी थी कि मामन जी मैं पदर को कस के रखूंगी और इनको कुछ तकलीफ नहीं देते हुए सारे संसार का भार मैं झेल लूंगी। मामन जी को मैंने बोली थी कि आप बिल्कुल चिंता न करें, आपके मन में जैसा था इनके प्रति वैसे ही होगा। साहब अपनी बैग पैक करके निकल गए, पर पता है इस बार तो मामन जी की पेंशन भी नहीं थी, पैसे का कुछ बंदोबस्त नहीं था। ऐसे ही लकड़ियां जमा करके, डंडे बेच के शंकर भी कुछ कर रहा था, आनंद भाऊजी भी थोड़ा बहुत मदद कर रहे थे और हमारा घर चल रहा था। ये गए तब मैं करोदर थी और ये जाने के बाद रमेश हुआ। ये गए 1913 में, जब ये अमेरिका गए वहां से पत्र भेजा कि रामू, प्रिय रामू, अरे यहाँ तो कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, यहाँ तो सब बढ़िया है, यहाँ मानवता ही मानवता है। मेरी चिंता ना करना रामू, तुम अपना ख्याल रखना। तब मैं पत्र पढ़ के उनको जवाब दी, तभी मुझे समझा कि साहब ने मुझे पढ़ाया लिखाया क्यों। मगर हमारा रमेश हुआ और रमेश भी 1 साल के अंदर चला गया। पर पता है रमेश जाने के बाद भी मैं इनको बताई नहीं, क्योंकि इनके पढ़ाई में कुछ व्यत्यय नहीं आना चाहिए। पर कुछ दिनों के बाद इन्होंने पूछे कि अपना रमेश कैसा है।
मुझे बताना पड़ा, साहब आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये निसर्ग को जो मान्य था वो हो गया। अपना रमेश चल बसा। और फिर 1917 में साहब लौट कर आए और साहब ने प्रोफेसर की नौकरी की। वो भी नौकरी के थोड़े से पैसे घर चलाने के लिए देते थे और थोड़े से पैसे जमा करके रखे थे, क्योंकि उनको बैरिस्टर होने फिर लंदन जाना था। कितने उनकी किताबें पढ़ना तो बंद ही नहीं होती थी। मैं कितने घंटे से थाली लेकर उनके पास बैठती थी। मुझे नींद भी आती थी, वहीं के वहीं सो जाती थी बिना खाना खाए। पर इनका मेरे तरफ कभी ध्यान भी नहीं जाता था। ऐसे ही एक बार मुझे बोले, ए रामू, अगर मुझे तू पढ़ाई करने नहीं देगी तो मैं दूसरी रामू लाऊंगा। साहब आप एक नहीं 56 रामू लाओ, मगर ये मेरा घर है, मेरा रमा भीमराव अंबेडकर का। मैं यहाँ ये को भी नहीं आने दूंगी। और साहब हंस के टाल देते थे। ये आने के बाद इनकी आई सौतेली क्यों न हो, मगर इनकी आई थी जीजाबाई, हमारे आनंदराव